रशिया को तो डेफिनेटली ज्यादा मेंबर्स चाहिए ब्रिक्स के अंदर। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है अब इनके साथ अब ब्रिक्स एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है जो यूएस के ट्रेड वॉर के सामने खड़ा हो सकता है। चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट चाहिए। सब कंट्रीज अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं ब्रिक्स के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे रिचेस्ट कंट्री के बारे में। कैसे वो धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस खोता जा रहा है और इसका प्रूफ जो है वो हमको ब्राजील के अंदर दिखाई देता है। वैसे आप समझ तो गए होंगे मैं अमेरिका की ही बात कर रहा हूं। अगर आज की डेट में आप ब्राजील की कुछ इमेजेस देखो या ब्राजील के बारे में कुछ डाटा सर्च करो तो आपको पता लगेगा कि ब्राजील में अमेरिका की कंपनी फोर्ड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना की BYD कार जो है वो ब्राजील के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देने लगी हैं। फोर्ड की जो फैक्ट्री थी ब्राजील के अंदर वो भी बंद हो चुकी है और उसी फैक्ट्री को BYD ने खरीद लिया, उसको मॉडर्नाइज किया, वहां से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना शुरू किया जो कि ब्राजील की मार्केट को भी कैप्चर कर रही हैं और यूरोप तक भी पहुंच रही हैं। ये क्लियरली हमको दिखाता है कि ब्राजील और चाइना के बीच का जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी कि ब्राजील यानी कि ब्रिक्स के अंदर जो बी और सी है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वैसे भी ब्रिक्स प्लस एक ऐसा ग्रुप है जो यूएस लेड G7 को चैलेंज करने का काम करता है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एमर्जिंग इकोनॉमीज भी तो ब्रिक्स का ही पार्ट है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रही हैं और अमेरिका फर्स्ट जैसे जो स्लोगन्स है उन्होंने वैसे भी बाकी देशों को एक साथ आने का मौका भी दे दिया है। ट्रंप के ट्रेड वॉर के टाइम पर ब्रिक्स कंट्रीज और भी ज्यादा करीब आ गई हैं। अब ब्रिक्स एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है जो यूएस के ट्रेड वॉर के सामने खड़ा हो सकता है। इनका विजन है एक मल्टीपोलर दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र बॉस ना हो बल्कि अलग अलग पावरफुल सेंटर्स जो है वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर अपना एक रोल प्ले करें। अब वैसे भी दुनिया बदल रही है और साथ ही बदल रही है दुनिया की ग्लोबल पावर का बैलेंस। एक टाइम था जब दुनिया एक ही सुपर पावर के अराउंड घूमती थी जिसका नाम था अमेरिका। उसकी इकोनॉमी, उसका डॉलर, उसकी मिलिट्री, सब कुछ अमेरिका ही डोमिनेट करता था। अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है अब इनके साथ नए देश भी जुड़ गए हैं और इनका क्लेम सिंपल है कि अमेरिका की इस डोमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका है और अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इनको चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे सवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिनका उत्तर भी मैं आपको दूंगा। सवाल पहला यह है कि क्या ये कंट्रीज सच में एक होकर दुनिया में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं? अगर हां तो क्यों, क्या कारण है उसके? वैसे देखा जाए तो इनके पास पॉपुलेशन भी है, इनका इकोनॉमिक साइज भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी सब कुछ इनके पास मौजूद है। पर क्या ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में यूनिटी है? क्या ये एक डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज करने के लिए तैयार है या नहीं है? इसका जवाब सिंपल भी नहीं है। हमें समझना होगा कि कैसे इनकी इकोनॉमिक पावर रियल सिचुएशन के अंदर एक दूसरे के साथ और अमेरिका के साथ टकराने का काम कर रही है और क्या ये ग्रुप अपने मेजर चैलेंजेस जैसे कि अपनी इंटरनल टेंशन, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ग्लोबल एक्सपेक्टेशन उन्हें पार कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिक्स का असली पोटेंशियल क्या है, चाइना कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कितना डोमिनेटिंग है चाइना ब्रिक्स के अंदर, इंडिया का पाथ इस ब्रिक्स के अंदर क्या होगा और क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग की कहानी नहीं है, ये दुनिया के नए पावर सेंटर की कहानी है जहां नए रूल्स बन रहे हैं और नए ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो ग्लोबल ऑर्डर को रीडिफाइन करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राही मेहता और चैनल का नाम है आइए सब। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, कहानी को समझते हैं बिल्कुल शुरू से। वैसे ब्रिक्स का नाम जो था पहली बार 2001 में जिम ओनील ने दिया था, जो उस टाइम गोल्डमैन सैक्स के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्हें लगता था कि ये काफी क्लियर है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स अभी इस डेट के अंदर खड़े हैं या जो कंट्रीज इमर्जिंग मार्केट कहलाती हैं वो फ्यूचर में बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने एक टर्म कॉइन करी जिस टर्म का नाम था ब्रिक। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था जिसके अंदर उन्होंने इसका नाम दिया था कि द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। और बाकी तो इसके बाद हिस्ट्री ही बनती हुई चली गई। धीरे धीरे ये आइडियाज उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी पसंद आया, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना की कंट्रीज को भी ये पसंद आया। और 2009 में सबसे पहली जो मीटिंग है वो ब्रिक की होती है और पहला ब्रिक समिट जो था वो रशिया के अंदर हुआ था। फिर 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी इसके अंदर इनवाइट किया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक मेजर इकोनॉमी थी। अगले कुछ सालों में और भी कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया।
चाइना काफी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड पार्टनर बन गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी किया ग्लोबल साउथ के साथ चाइना और बाकी ब्रिक्स नेशंस ने भी। काफी कंट्रीज ने इसे एक मौका माना। मौका किसका? अपने जियोपॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। और स्पेशली उन देशों ने जो G20 जैसे ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, उसका पार्ट वो नहीं थे, उन्होंने ब्रिक्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। और वैसे भी ब्रिक्स एक इंक्लूसिव ग्रुप है जिसमें हर देश को जगह मिल सकती है और ये पूरा ग्लोबल साउथ जो है उसको डायरेक्शन देने का काम कर सकता है या उनकी डायरेक्शन बदल भी सकता है। और अब 2024 में 4 नए देश ब्रिक्स जो थे वो ब्रिक का पार्ट बन गए। जैसे कि आपने सुना होगा कई सारी कंट्रीज ने ब्रिक को ज्वाइन किया और अब इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो चुका है। और अब 2025 में तो इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब टोटल 10 कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स का पार्ट हो चुकी हैं या ब्रिक्स प्लस का पार्ट हो चुकी हैं। और 10 देशों का मतलब होता है एक मैसिव इकोनॉमिक पावर। अगर आप देखें तो ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्रीज की जो जीडीपी है वो 2009 के बाद G7 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रो हुई है। चलिए कुछ डाटा देखते हैं। आप ये सारा डाटा, ये ग्राफ देखिए। ये ब्रिक्स कंट्रीज की इकोनॉमी, ब्रिक्स वर्सेस G7 कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 से 2029, ये प्रोजेक्शंस है कि फ्यूचर के अंदर कितना ज्यादा ग्रोथ जो होगा वो ग्रोथ सिर्फ ब्रिक्स कंट्री से ही आएगा। दुनिया का 44.3% जो ग्रोथ आने वाले 5 सालों में होने वाला है वो ब्रिक्स कंट्रीज देंगी, जबकि अमेरिका और G7 जो है वो मात्र 20% ही ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं आप यहां देखिए दी राइज ऑफ ब्रिक्स, G7 एंड ब्रिक्स कंट्रीज शेयर ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। 1995 में देखिए ब्रिक्स सिर्फ 16.9% पर था, जबकि G7 44.9, 45% ही इसको लगा लीजिए। 2010 में गैप कम हुआ। 2023 में अब ब्रिक्स कंट्रीज की जो ओवरऑल जीडीपी है वो G7 को परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार क्रॉस कर चुकी है। और इसके साथ अब तो नए देश भी ब्रिक्स का पार्ट बन चुके हैं। और जब नए देश भी जुड़ गए तो ग्लोबल जीडीपी का शेयर जो है वो ब्रिक्स का अराउंड 40% हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। अगर जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर देखा जाए तो ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। ब्रिक्स कंट्रीज ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही हैं, उनकी पॉपुलेशन भी, मोस्टली सबकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये पॉपुलेशन और पैसा दोनों का बूम ब्रिक्स को ज्यादा पॉलिटिकल पावर देता है और इसी वजह से और भी कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। और ब्रिक्स का मेन एम क्या है? दुनिया का जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कोल्ड वॉर के बाद बेसिकली बना था, उसे चैलेंज करना, वेस्ट को चैलेंज करना। रशिया को तो डेफिनेटली ज्यादा मेंबर्स चाहिए ब्रिक्स के अंदर, ताकि 2022 के बाद जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन रशिया का हुआ उसको बैलेंस किया जा सके। रशिया की पावर बढ़ने में टाइमिंग भी बहुत ज्यादा काम आई है। यूएस और यूरोप ने जो सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उसके बाद से ब्रिक्स के ओरिजिनल 5 मेंबर्स के बीच ट्रेड 2021 से 2024 के बीच में 40% तक बढ़ गया है। $700 बिलियन पार कर चुका है। यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो 2022 रशिया के सैंक्शन लगने के बाद से $700 बिलियन का ट्रेड जो है वो प्रति साल कर रही है। और 40% का इजाफा 2022 के बाद से इसके अंदर हमको देखने को मिला है। और इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूं। देखिए इस ग्राफ के अंदर देखिए चाइना कैसे यहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है। यहां पर ये रेड लाइन को जरूर गौर से देखना। ये बताती है कि चाइना अपने इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को साइड करके युआन को कैसे बढ़ा रहा है। आज चाइना रशिया के टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का 35% से ज्यादा जो है वो हिस्सा बन चुका है। ब्रिक्स ने तो एक कॉमन करेंसी बनाने की बात भी की थी। ओवरऑल ब्रिक्स कंट्रीज चाहती हैं कि दुनिया भर के ट्रेड में डॉलर का यूज कम हो जाए, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज का इकोनॉमिक कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम हो ग्लोबल लेवल के ऊपर। चाइना का इन्फ्लुएंस ब्रिक्स प्लस ग्रुप के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। चाइना ब्रिक्स का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे रिचेस्ट मेंबर भी है। इसलिए ब्रिक्स चाइना के लिए एक टूल बन गया है अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को ग्लोबल स्टेज के ऊपर लेकर आने का। आप देखिए तो यहां पर कैसे चाइना जो है वो लगातार अपना युआन का जो शेयर है, उनका जो प्रोपोर्शन है युआन का इंटरनेशनल ट्रेड में, कैसे इसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और वैसे भी ब्रिक्स कंट्रीज या ब्रिक्स शुरू होने से पहले भी ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमेशा चाइना को लेकर अपना स्टांस जो था वो पॉजिटिव रखा था। 2004 में भी ब्राजील ने पहली बार या पहली टर्म के दौरान, जब आज के जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है लुला डी सिल्वा, उन्होंने पहली अपनी टर्म के दौरान भी अपने उन देशों के साथ, साउथ के देशों के साथ या चाइना जैसे देशों के साथ अपने संबंध सुधारे थे। और चाइना को उन्होंने एक मार्केट इकोनॉमी के रूप में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी किया था। उनको लगता है कि, या उनको समझ में आ गया है कि चाइना और ब्राजील की जो इकोनॉमी है वो एक दूसरे के लिए परफेक्टली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट चाहिए, चाइना को फूड सिक्योरिटी भी चाहिए, और ब्राजील जो है वो ये दोनों ही चाइना को प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं कि ब्रिक्स के अंदर जो बी और सी, ब्राजील और चाइना है,
उनका रिलेशनशिप कैसा है। अब अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले ब्राजील के जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए हुआ करते थे, लेकिन 2009 के अंदर चाइना के एक्सपोर्ट ने या चाइना के साथ ब्राजील की ट्रेड जो थी वो अमेरिका को पार कर चुकी है और कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ती जा रही है। पहले ब्राजील सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ ही ट्रेड करता था या मोस्टली अमेरिका के साथ ट्रेड करता था, लेकिन आज चाइना जो है वो ब्राजील के साथ एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। अब चाइना सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा बल्कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्राजील के साथ ट्रेड कर रहा है। तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है आपको, राइट? सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ब्रिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं। ये कंट्रीज आपस में ट्रेड भी कर रही हैं बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ब्राजील और बाकी ब्रिक्स प्लस कंट्रीज के लिए ट्रेड के जियोपॉलिटिक्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रिक्स के अंदर ट्रेड रिलेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने यूरोपियन यूनियन के अंदर है। ब्रिक्स एक फॉर्मल ट्रेडिंग ग्रुप नहीं है और बनना भी नहीं चाहता या बनने की डायरेक्शन के अंदर भी नहीं है। हर कंट्री अपने ट्रेड और टैरिफ इश्यूज जो है वो इंडिविजुअली हैंडल करती है ब्रिक्स के अंदर। ब्राजील किसी एक साइड को चूज नहीं करना चाहता। भले ही चाइना के साथ ब्राजील का ट्रेड बढ़ता जा रहा है बट स्टिल ब्राजील चाइना के साथ, अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन सबके साथ ट्रेड करना चाहता है। अलग अलग ब्रिक्स मेंबर्स के बीच अलग अलग टेंशन हैं जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है वो एक यूनाइटेड फ्रंट अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन फिर भी एक एरिया है जहां ब्रिक्स ने यूनिटी दिखाई है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस करने का काम करता है, उनको लोन्स देता है, उनको एड देता है, बिना वर्ल्ड बैंक जैसे स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस को फॉलो करते हुए। इस बैंक का फोकस वेस्टर्न वैल्यूज या ह्यूमन राइट्स पर नहीं होता है जैसे कि वर्ल्ड बैंक का होता है। अभी तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो काफी छोटा है, लेकिन इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जब यूएस अपनी ग्लोबल लीडर वाली रोल से धीरे धीरे पीछे हट रहा है तो ब्रिक्स प्लस ग्रुप का बिगेस्ट जो है वो सबसे बड़ा हथियार ही यही बन जाता है। बट सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है कि ब्रिक्स प्लस ग्रुप के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनका अलग अलग नेचर का होना। हाँ, इनका साइज, इनकी पावर, इनकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ब्रिक्स ग्रुप अभी भी ग्लोबल सिस्टम को अपनी तरफ झुकाने में शायद कमजोर ही साबित हुआ है। ये हार्ड ट्रुथ है, ये आप भी समझ जाओगे। मुझे लगता है ब्रिक्स कंट्रीज के लिए काफी मुश्किल होगा एक कॉमन पाथ को फॉलो करना, चाहे वो अपने इश्यूज हो या अपनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो। ये ग्रुप सिंबॉलिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर में ये ग्रुप कितना पावरफुल बनेगा ये डिपेंड करेगा कई सारी चीजों पर, कि जैसे इंडिविजुअल इकोनॉमीज कैसे परफॉर्म करती हैं ब्रिक्स के अंदर, ये यूएस को किस नजर से देखती है, इकोनॉमिक नजर से देखती है, पॉलिटिकल नजर से देखती है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुद कितनी सीरियस है ग्लोबल इश्यूज को हैंडल करने के लिए, क्लाइमेट चैलेंज को हैंडल करने के लिए, डिजीज को हैंडल करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड पर कैसा ये एक्शन लेना चाहती हैं। इन सब के ऊपर जो इनका नजरिया होगा वो फ्यूचर में ब्रिक्स की डायरेक्शन तय करेगा। लेकिन ब्रिक्स के सामने अगर इसको ओवरऑल नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस ही नहीं है, बल्कि और भी गहरी समस्याएं जो है वो ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर या ब्रिक्स के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती हैं। देखो, एक एक करके 4-5 समस्याएं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हर ब्रिक कंट्री सेम लेवल की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज नहीं रखती है। चाइना और इंडिया आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, पर साउथ अफ्रीका और ब्राजील अभी भी उसके अंदर स्ट्रगल कर रही हैं। इस अनइवन डेवलपमेंट की वजह से लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। अगली प्रॉब्लम जो है इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर टेंशन, गलवान इशू, डोकलाम इशू, अभी तक ये सभी पूरी तरीके से रिजोल्व नहीं हो पाए हैं। रशिया और चाइना इसके साथ साथ दोनों ही ऑथोरिटेरियन है, जबकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी यहां पर थोड़ी कमजोर होती है। यूरोपियन यूनियन में तो कॉमन लैंग्वेज है, कल्चरल इंटीग्रेशन है जो उनको आपस में एक साथ जुड़ने में मदद करता है, लेकिन ब्रिक्स में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, गवर्नेंस मॉडल भी अलग अलग है, जिससे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो हो जाती है। और साथ में ब्रिक्स ने कॉमन करेंसी का आइडिया प्रपोज किया, पर अभी तक उस पर कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया है। जब तक डॉलर का रिलायबल अल्टरनेटिव नहीं होगा तब तक ग्लोबल ट्रेड पर ब्रिक्स का कंट्रोल लिमिटेड ही रहेगा। सब कंट्रीज अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं ब्रिक्स के अंदर। चाइना कंट्रोल चाहता है, इंडिया ऑटोनॉमी चाहता है, रशिया ब्रिक्स के अंदर अपनी रेलेवेंस ढूंढ रहा है, पर ग्रुप को डायरेक्शन देने वाला एक क्लियर लीडर जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रिक्स के पास नंबर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एम्बिशंस भी हैं, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ साइज नहीं, सोच, स्पीड और यूनिटी चाहिए। अगर ब्रिक्स अपने इंटरनल इश्यूज को साइड रखकर अपना विजन क्लियर करे और साथ में आगे बढ़े तो ये ग्रुप ना सिर्फ वेस्ट की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए भी एक नए युग का आगाज भी ब्रिक्स कर सकता है। पर यह सब पॉसिबल तभी होगा जब ब्रिक्स सिंबॉलिक अलायंस से निकलकर एक रियल स्ट्रेटेजिक फोर्स बनने का फैसला करे। तो अब सवाल यह है, क्या ब्रिक्स वक्त की कसौटी पर खरा उतर पाएगा या फिर
ये एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगा। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।